करेंगे क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। आज ये चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का आज लास्ट डे है, यानी कि आज के बाद ये चैप्टर कभी आपको छूना नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है वो सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। अगर आज ये चैप्टर खत्म नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद एक लेक्चर और ले लेंगे हम, उसमें यह चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। या अगर मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। अभी तक हम लोगों ने सारे मॉडल पढ़ लिए हैं और सबसे आखिरी में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से एक बात याद रखो आप, कि अगर आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम ढंग से पढ़ लिया तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का 50% पोर्शन कवर हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ढंग से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लीजिए। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले हेडिंग डालें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इसे ऑर्बिट बोलते हैं, जो बोर का ऑर्बिट है। तो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट याद रखिए जरा। आपको याद आया हो तो शायद बोहर के एटॉमिक थ्योरी से यहां से लेके यहां तक, आप देखें ये जो डार्क लाइन दिख रही है एक्चुअली ये काफी थिकनेस इसकी काफी ज्यादा है, लेकिन वो एक जगह ऐसी है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो पोर्शन आपका क्या दिख रहा है, वो आपको एक बोहर ने जिस तरीके से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की थी लगभग वैसे ही कुछ दिख रही है। वो अलग बात है कि बोहर का वो 2 डायमेंशनल मॉडल था और ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। तो ये पूरे 3 डायमेंशनल यानी कि कुछ इस तरीके से एक स्फीयर की तरह फैला होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n=1 यानी कि फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n=2 यानी कि सेकंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब भी कभी आपको दिखे व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप बस इतना लिख देंगे मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल जो होती है वही होती है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे पॉइंट बना के लिखते जाएं, इट इज आल्सो नोन एज मेन एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स KLMN, ठीक है। अब नीचे मैं बता रहा हूं जो बनाते चले जाएं। n क्या बताएगा आपका, कौन से शेल की बात कर रहा है। ये जो n=1 है ये फर्स्ट शेल यानी K शेल की बात कर रहा है। K शेल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद n=2 आता है। n=2 क्या होता है, L सेल के बारे में बात होती है। L सेल का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से n=3, KLMN, इसी तरीके से ढेर सारी चीजें होती रहती है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए बस उसे एनर्जी चाहिए, या एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एनर्जी रिलीज करे। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर सेल से हायर सेल में कूदेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करता है तो हायर सेल से लोअर सेल में कूदेगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। तो यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n=1, n=2 या n=3, ये सब आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इस बात को याद रखें, फर्स्ट सेल की जो एनर्जी की लेवल होगी वो सेकंड सेल के हिसाब से कम होगी। जो सेकंड सेल का एनर्जी लेवल होगा वो फर्स्ट सेल के एनर्जी लेवल से कम होगा, या इसी तरीके से मैं बोलूं थर्ड सेल का जो एनर्जी लेवल होगा वो सेकंड सेल के एनर्जी लेवल से ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम हायर वैल्यू पे जाते जाते हैं एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जाता है। फर्स्ट की एनर्जी लेवल सेकंड से कम होगा, सेकंड की एनर्जी लेवल थर्ड से कम होगा, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे मैंने फर्स्ट सेल की बात की, तो फर्स्ट सेल में 2 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेल में आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल अगर फर्स्ट है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पाया जाएगा, s ऑर्बिटल। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसे सब सेल का नाम दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपको बस एक लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिस इज इक्वल टू n²। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अभी आपको बस लिख लेना है n², बाद में मैं आपको एक बड़ा सा टेबल बना करके दिखा दूंगा, ठीक है।
तो आप इस हिसाब से देख पाए कि पहले सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक सिंगल ऑर्बिटल होगा, दूसरे सेल में एक सिंगल ऑर्बिटल और साथ में 3 और ऑर्बिटल आपको दिख रहे थे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। थर्ड सेल के बारे में बात करें तो एक फर्स्ट ऑर्बिटल और आप देख रहे हैं 3 ऑर्बिटल यहाँ पे है और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 5 ऑर्बिटल। तो कितने हो गए, आप देखेंगे और कहेंगे कि सर 3 क्या है, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट सेल के बारे में बात करूं, फोर्थ सेल के बारे में, तो आप उसमें भी बता सकते हैं कि 16 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो इसी को, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल हमें कैसे पता चलेंगे, हमें ये देख के पता चल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट सेल को K, सेकेंड सेल को L, थर्ड सेल को M और फोर्थ सेल को N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये KLMN जो आपको दिख रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि मेन एनर्जी लेवल है, और यही मेन एनर्जी लेवल आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो जब भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करनी हो तो आप बस इतना बोल देंगे कि मेन एनर्जी लेवल के बारे में हम बात करें। हम किसके बारे में बात करें, मेन एनर्जी लेवल के बारे में। वही मेन एनर्जी लेवल ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो स्टार पॉइंट बनाकर लिख लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा 2n स्क्वायर के हिसाब से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपने कैसे लिखा, n स्क्वायर के हिसाब से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n स्क्वायर। तो एक बार वापस से देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। इसी को नंबर ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी बुलाया जाएगा, यानी कि कौन से ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट की बात करें। लॉ ऑफ सिमेट्री का ये कहना है कि पूरी दुनिया में माइक्रो पार्टिकल से लेके मैक्रो पार्टिकल तक हर एक चीज सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स अगर आप बहुत बड़ी चीज का स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप छोटी चीज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, और वो जो छोटी चीज का स्ट्रक्चर जैसा भी होगा, बड़ी चीज का वो बहुत बड़ी चीज का स्ट्रक्चर आपको कुछ वैसा ही दिखाई देगा। ये बात बहुत पहले बताई जा चुकी है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि जैसे कि जिस तरीके से आप एटम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसी तरीके से आप सोलर सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पे आप सोचिए सन है और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लैनेट के ऊपर कितने सब प्लैनेट होंगे, सेकंड प्लैनेट के अंदर कितने सब प्लैनेट होंगे, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हालांकि हमारे साइंस अभी इतनी आगे नहीं बढ़ पाई है कि वो देख पाए कि किस प्लैनेट के कितने अंदर कितने सब प्लैनेट्स हैं। कुछ प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, कुछ प्लैनेट्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उस जो नहीं दिखाई देते उसे हम डार्क प्लैनेट के नाम से जानते हैं। वो सारी चीजें हम बाद में आप बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको पहला पॉइंट लिखना था टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट लिखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। कितने ऑर्बिटल होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 पॉइंट आपको अभी नोट कर लेना। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे सेल यानी L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। M सेल में कितने हो जाएंगे, 18, और N सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑलरेडी आप लोगों को 8वीं क्लास, 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में ये चीज सिखाई गई होगी कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नीचे ये लाइन लिख लीजिए, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर KLMN। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे आउटर मोस्ट सेल की, उसके बाद उसके अंदर के सेल की, उसके बाद उसके अंदर के सेल की, उसके बाद उसके अंदर के सेल की। इस तरीके से एनर्जी का लेवल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। KLMN में सबसे कम एनर्जी होती है, वो होती है K की एनर्जी सबसे कम होती है। ओके, सेकेंड की बात करेंगे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ, आपने कहा नंबर ऑफ शेल। अब हम बात करने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सब शेल। याद रखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, नंबर ऑफ शेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, नंबर ऑफ सब शेल। शेल के अंदर का शेल सब शेल कहलाता है। तो यहाँ पे शेल के अंदर जो शेल होते हैं उसे सब शेल कहेंगे। कितने टाइप के सब शेल होते हैं मैं बता रहा हूं, टोटल SPDF 4 टाइप के सब शेल होते हैं। फिर से ध्यान से सुन ले, कितने टाइप के सब शेल होते हैं, 4 टाइप के सब शेल होते हैं, S, P, D और F। आप देखेंगे सबसे पहला सबसे कौन सा है, S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं P के सब शेल के बारे में,
तो पी सबसेल आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, डम्बेल सबसेल बोल रहा है, ठीक है। तो ये शेल के अंदर सब शेल, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपने ब्रैकेट में लिखा था सेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपने ब्रैकेट में लिख दिए सब शेल। कितने सब शेल हैं? एस, पी, डी और एफ। अब मैं आपको फिर से कुछ बात बताऊंगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे। पहले शेल में एक अकेला सब शेल है और इसको बोलेंगे एस, ठीक है। दूसरे शेल में दो सब शेल हैं, एक एस और एक पी। तीसरे शेल में तीन सब शेल हैं, एस, पी, डी। चौथे शेल में चार सब शेल हैं, एस, पी, डी, एफ। फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट शेल में एक सब शेल है सिंगल अकेला एस, सेकेंड सेल में दो सब सेल है एस एंड पी, थर्ड सेल में कितने सब सेल होंगे? तीन सब सेल एस, पी एंड डी। फोर्थ सेल में कितने सब सेल होंगे? चार सब सेल एस, पी, डी, एफ, चार सब सेल होंगे। तो ये हो गया सब सेल। मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे। सब सेल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एल की, स्मॉल एल की। जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे सर एल एस क्या होता है? एल तो एल की वैल्यू कितनी होगी एस के लिए? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो आप देखेंगे ध्यान से, एल के लिए, जो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी एंड एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होगी। अगर आपको एल की वैल्यू निकालना है तो आप जरा ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 2, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं जिसको आपको नोट करना है। सबसे पहला काम क्या, आप एक तरफ लिखेंगे शेल, सॉरी सब शेल, दूसरी तरफ लिखेंगे एल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। सब शेल क्या है? एस, तो एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। सब शेल क्या होगा? पी, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। सब शेल क्या हो गया? डी, एल की वैल्यू 2। सब शेल एफ, एल की वैल्यू 3। जरा इस टेबल को आप बना ले, एक तरफ लिखेंगे सब शेल और दूसरी तरफ लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। सब शेल एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0, सब सेल पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, सब सेल डी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, सब सेल एफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3। जरा इस पॉइंट को पहले नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है आप समझ चुके हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। और ये क्या बताएगा? ये सब सेल बताएगा। कितने टाइप के सब सेल हैं? एस, पी, डी, एफ, 4 टाइप के सब सेल हैं, ठीक है। फिर से जरा ध्यान से सुन ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसके लिए सिर्फ एक सब सेल होगा एस, और एस के लिए एल की वैल्यू होगी 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो वहां पे दो सब सेल होंगे, एक एस होगा और एक पी है, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 है तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 के लिए तीन सब सेल होंगे एस, पी, डी। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2। लास्ट में अगर हम सबसेल एन की वैल्यू 4 कर दें तो 4 के लिए हमारे पास जो सबसेल है वो एस, पी, डी, एफ है। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 एंड एफ के लिए एल की वैल्यू 3। जरा इस पॉइंट को नोट करें, ऐसे ही आप पूरा फिगर ऐसे बना करके नोट कर लेंगे। आपको बस इतना लिखना है कि यहाँ एन, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है? ये सब सेल हैं, आप इसको लिख दीजिए सब सेल। और ये क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ये सब सेल है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये शेल है। जब आपका नोट हो जाए सब कुछ तो आप मुझे बता देंगे सर हो गया, मैं आगे बढ़ दूंगा। कम ऑन गाइस, थोड़ा सा जल्दी करेंगे।
ओके, तो क्वेश्चन अश्विन ने पूछा है, सर व्हाट विल बी नंबर ऑफ सब सेल इन सेल 5। ओके, अगर सेल 5 होता है तो वही नंबर उस टाइम पे एस पी डी एफ जी आगे बढ़ता चला जाता, एक अलग से सब सेल बन जाता और वो सब सेल जी होगा, ठीक है। और उसके लिए एल की वैल्यू होती 0 1 2 3 4। ओके अश्विन, कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जरा आप इसे ध्यान से देख लें, और अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सेल की वैल्यू 5 कर दें तो सब सेल क्या होगा, तो सब सेल एक जी बन जाएगा, और वो जो जी है उस जी के लिए आप देखेंगे एल की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर किसी एल के लिए, एन के लिए एल की वैल्यू निकालना हो तो आपके बड़े आराम से निकाल लेंगे। फॉर एनी एन एल इज 0 1 2 3, कहां से तक जाएगा, n -1 तक जाएगा। देखें n के लिए, n अगर 1 है तो 1 -1 0, यानी कि सिर्फ अकेली वैल्यू है 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो कहां तक जाएगा, वो 0 तो जाएगा ही जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 2 - 1 1, यानी कि 0 से लेके 1 तक। n की वैल्यू 3 कर देंगे तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, कहां से कहां तक, 0 1 2 हो जाएगा। देखिए 0 1 2। n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा, 4 - 1 3, और अगर 3 हो गया तो क्या हो गया, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। अगर n की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 4, कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 4, ऐसे जाएगा। तो आप नीचे वाली लाइन, फॉर एनी n l विल बी 0 to n - 1, for any n l will be 0 to n - 1। पॉइंट को जरा ध्यान से नोट कर ले, पूरा फिगर आपको अच्छे से दिख रहा है, आप इन सारी चीजों को नोट करें अच्छे से। ओके, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। इस तरीके से आप लोगों ने देखा, एक छोटा सा टेबल में बनवा दे रहा हूं, उस टेबल को जरा ध्यान से देख लीजिए। टेबल ये है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसेल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, 0, यानी कि, एक मिनट, किसी का क्वेश्चन आया, मैं देख लेता हूँ एक बार। सर जी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ओके, जैसे जिस तरीके से आप पहले में आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, पहले में एक सिंगल ऑर्बिटल है, फिर 3 ऑर्बिटल है, फिर 5 ऑर्बिटल है, तो जी में हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल। इस तरीके से 1 3 5 7 9, आगे चल के कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 9। इसी तरीके से ऑड नंबर में ये सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 1 लिखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, सब सेल आपका s होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, मैंने बोला था ना 0 से लेके n - 1 तक, इसके लिए 2 है तो 0 1, और उसके लिए जो सबसेल होगा s एंड p। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 0 1 2, उसके लिए s p d। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसके लिए 0 1 2 3 s p d f। अगर मैं क्वांटम नंबर को 5 कर देता तो क्या हो जाता, आप 5 के लिए जल्दी से मुझे बल्ले बताएं, 5 के लिए एल की वैल्यू बताइए और 5 के लिए मुझे सबसेल की वैल्यू तुरंत बता दीजिए। लास्ट में मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बना रहा हूँ 5 के लिए, आप सब लोग 5 के लिए फटाफट मुझे सारी वैल्यू बता देंगे। देखता हूँ सबसे पहला आंसर किसका आता है। 1 0 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर है जी, 1 2 3 4, बहुत अच्छे। सही है बेटा। बिल्कुल सही आंसर, 0 1 2 3।
आप सोच रहे होंगे कि सर एसपीडीएफ के बाद जी सीधे क्यों आया, एसपीडीएफ का नाम एसपीडीएफ क्यों पड़ा, इन सारे चीजों के बारे में मैं आपको बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। एस ही क्यों है, एसपी ही क्यों है, एसपीडीएफ ही क्यों है, इन एबीसीडी क्यों नहीं है, इन सब के बारे में बात करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कब तक ये सारी चीजें आप नोट कर चुके होंगे। जब आप नोट कर लें तो आप डन लिख दीजिए। ओके। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो पढ़ चुका है इसे, तो नोट नहीं करेगा, लेकिन वो स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लेगा। जो नोट नहीं करना चाहता वो स्क्रीनशॉट ले ला। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से हमने अब जरा देखिए एसपीडीएफ नाम उसका क्यों पड़ा। नेक्स्ट टेबल एक और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन में एक टेबल आपको और बनाना होगा बेटा, जो टेबल दिख रहा है वो बना लीजिए। क्या सब कुछ सही है? मेरी आवाज आ रही है? स्लाइड वही दिख रहा है या दूसरी स्लाइड दिख रही है? मेरे में दिख रहा है। आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे बता दीजिए, स्लाइड वही है या दूसरी है? सेम साइड है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम फिर से हो गई। देखिए मैं इसे सही करता हूँ, फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। डोंट वरी, बस फिक्स ही हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं फिक्स करता हूँ इसे। ओके, तो बस मेरे ख्याल से अब तक ठीक हो गया होगा, सब लोगों का दिख रहा होगा क्लियर। जी सॉरी। तो फिर से देखिए फटाफट, मैंने आपको बताया ना एसपीडीएफ का नाम क्यों एसपीडीएफ पड़ा, उसके लिए जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। अगर कहीं आपको सबसेल एस दिया है, एस का मतलब एस क्यों पड़ा, क्योंकि उसका नोटेशन जो है वो एस का फुल फॉर्म होता है शार्प,
शार्प सी से एस पढ़ा, उसके बाद आता है प्रिंसिपल, पी पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ फॉर फंडामेंटल। जरा आप इसे ध्यान से देख लें और इसे नोट कर लें। क्योंकि जी की डिस्कवरी अभी हुई नहीं है, इसलिए आगे इसका कोई नोटेशन अभी नहीं दिया गया। एस मीन्स शार्प, पी मीन्स प्रिंसिपल, डी मीन्स डिफ्यूज्ड, एफ मीन्स फंडामेंटल। आप ये पॉइंट पूरा कंफर्म करें और नोट करें। मैं उम्मीद करूंगा आप नोट कर चुके होंगे, और जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट हर स्लाइड का जरूर ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये एसपीडीएफ के नेम है। अगर प्रिंसिपल सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 है तो उसके लिए जो सबसेल होता है वो होगा शार्प एस। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 1 है तो उसके लिए सबसेल पी होगा, और पी के लिए जो नोटेशन होगा वो प्रिंसिपल होगा। इसी तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 के लिए डी डिफ्यूज्ड एंड 3 एफ, एफ के लिए फंडामेंटल। ये सारी चीजें शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल एसपीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सबसेल होता है। और ये सब किसके बेस पे हैं वो भी आप देख लेंगे। ये है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बेस पे एसपीडीएफ बनाया गया। ये किसके बेस पे, इसका नाम शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल पढ़ा है। ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी है हम लोग कि इस पे, इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। तो स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उसी स्पेक्ट्रल लाइनें, जिसे आप स्टार्क इफेक्ट या जीमैन इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर का एटॉमिक थ्योरी, इसलिए वो फेल हुआ था। तो वो जो लाइनें हैं, स्पेक्ट्रल लाइनें, उस स्पेक्ट्रल लाइनों के बेस पे ही हम लोगों ने इसका नाम रखा है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बेस पे। ठीक है, ओके। फिर अब आप लोग एक और एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख लीजिए। अगर आप चाहें तो आप इसका एक और टेबल बनाइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0, शेल कौन सा होगा, के के लिए क्या होगा, एस। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 होगी, और इसका शेल जो होगा के होगा, और सबसेल कौन सा होगा, के सॉरी एल होगा, और एल में सबसेल क्या होगा, एस एंड पी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 3 है तो 3 के लिए 0 1 2 कौन सा शेल होगा, एम शेल होगा, और सबसेल कौन सा होगा, एस पी डी। इसी तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 4 के लिए 0 1 2 3 होगा, एन होगा, एस पी डी एफ। आप जल्दी से फटाक से इसको नोट करें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि अगर आप नोट ना कर पाए मैं क्लास को आगे बढ़ा दूं। क्योंकि लाइव क्लास है तो आप इसे पीछे क्लिक करके आप वापस से नहीं जा सकते, फिर से देख नहीं सकते ये सारी चीजें, इसलिए आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। लेकिन जो भी आप करें थोड़ा जल्दी करें। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ लिया। अब इस क्वांटम नंबर के बाद आपको पता ही है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी कि एनर्जी जो है एसपीडीएफ में किसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं बाहर की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर 4 के बारे में बात करें n इक्वल टू 4 में, तो 4 में एसपीडीएफ में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सबसे ज्यादा एनर्जी एफ की, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की। आप लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 4 द एनर्जी ऑफ सब सेल इज, for n equals to 4 energy of subcell is S is less than P, P is less than D, D is less than F. SPDF नोट कर लीजिए, तुरंत मुझे मैसेज बताइए कि हाँ मैंने नोट कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।
आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, वो सब अपने वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, याद कीजिए स्टार्क इफेक्ट, मैं आपको फिर से बताऊं, जीमेंस इफेक्ट था सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो साफ किया गया था, लेकिन स्टार्क ने जो इफेक्ट किया था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किया था। जब उन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उन्होंने ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि जो सबसेल दिखा एसपीडीएफ, उस सबसेल के बीच में भी उन्होंने गैप देखा। और जब उन्होंने ये गैप देखा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार सबसेल के अंदर भी, यानी कि जो सबसेल हमने बताया है एसपीडीएफ, वो भी अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि पी सिर्फ पी नहीं है, पी के 3 अलग अलग टाइप हैं। तो उन्होंने तीनों को अलग अलग नाम दिया, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। और ये किसके बेस पे दिया? ये इसके बेस पे दिया गया है कि आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, अगर वो एक्स एक्सिस पे डंबल दिखे तो पीएक्स होगा, अगर वो वाई एक्सिस पे डंबल दिखे तो पीवाई होगा, और जेड एक्सिस पे डंबल दिखे तो पीजेड होगा। ये जो इफेक्ट है, यानी कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था, बोहर के उस मैग्नेटिक बोहर के मॉडल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिला था। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जीमेन के इफेक्ट से पता चला था। जीमेन के इफेक्ट ने ये बताया कि शेल के अंदर सबसेल होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्या था, बोहर ने बता दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 बता दिया था। लेकिन उन बोहर के मॉडल को थोड़ा सा और डिटेल में देखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके जीमेन ने एक्सपेरिमेंट किया। और जब जीमेन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके वही स्पेक्ट्रम, याद कीजिए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बोहर ने अपना एटम का मॉडल देने से पहले उन्होंने हाइड्रोजन के लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया था, और उस प्रिज्म से पास हुई लाइट को एक दीवार पर एक स्क्रीन पे देखा था, और वहां पे उन्हें लाइनें मिली थी। उन लाइनों के बेस पर उन्होंने KLM बताया था, यानी कि ढेर सारे शेल बताए थे। ये बात आपको याद होगी। तो फिर से मैं बता रहा हूं, इस बार मैंने क्या किया है, बस सिंपल सी बात है, फिर से मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन लैंप लिया है, उससे निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कराया। बस इस बार हमने थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया। प्रिज्म से पास कराने से पहले बीच में हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो लाइन जो हाइड्रोजन से निकल रही थी वो थोड़ी सी डिस्पर्ज हो जाएगी। और इस बार जब हम लोग क्या करेंगे, इस बार जब हम लोग पूरे पर्दे पे वो स्क्रीन देखेंगे तो अलग अलग, पहले 1 2 3 4 ही दिखी थी, पहले सिर्फ 1 2 3 4 दिखा था, लेकिन अब 1 में जो पहली लाइन है वो तो पहली ही है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी लाइन है उसमें 2 लाइनें दिखी थी, तीसरी लाइन में 3 लाइनें दिखी थी, चौथी लाइन में 4 लाइनें दिखी थी। इसलिए हमने कहा कि जो पहला सेल होगा वो अकेला होगा, ठीक है, उसमें एक ही सब सेल होगा। दूसरे सेल में 2 सब सेल होंगे, एस और पी बनाया था। तीसरे में 3 लाइन दिखी थी तो एसपीडी बना दिया। चौथे में 4 लाइन दिखी तो एसपीडीएफ बना दिया। ओके, फिर इस बार उसी फिर सेम चीज को स्टार्क ने, सेम इफेक्ट जो भी था उसको स्टार्क ने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन लैंप लिया और उस लैंप से पास हुई लाइट को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दिया। इस बार ये स्टार्क ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जीमैन ने लगाया था। बोर ने बिना किसी फील्ड से एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीमैन ने लगा दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्टार्क ने लगाया था। और जब ये लगाया, अब इन्होंने अलग अलग तरीके से देखा। उन्होंने देखा यार, बोहर ने पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन देखी थी, जीमैन ने पहले में तो एक ही लाइन दिखी, दूसरे में उन्हें कितनी लाइनें दिख गई, 2 लाइनें, तीसरी में 3 लाइनें, चौथे में 4 लाइनें दिखी। लेकिन जब स्टार्क ने ये इफेक्ट किया, उन्हें और तरीके से दिखी। उन्हें पहले में तो एक ही लाइन दिखी, कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरी वाली है उसमें उन्होंने देखा कि पहले वाले में एक लाइन और दूसरे वाले में 3 लाइनें दिखी। 2 मेन दिखी थी तो पहले वाले में एक ही थी, ठीक है, दूसरे वाले में 3 लाइनें दिखी। और यहाँ पे तीसरी जो लाइन देखी, जिसमें जीमैन ने 3 लाइनें देखी थी, यहाँ पे उन्होंने जीमैन की पहली लाइन में एक ही लाइन दिखी, जीमैन की दूसरी लाइन में इन्हें 3 लाइनें दिखी, और जीमैन की तीसरी लाइन में इन्हें 5 लाइनें दिखी। और फिर जब पांचवें वाले की बात करें तो जीमैन की पहली लाइन में एक ही लाइन दिखी, जीमैन की दूसरी लाइन में 2 लाइनें दिखी, या सॉरी 3 लाइनें दिखी, जीमैन की तीसरी लाइन में 5 लाइन दिखी, और जीमैन की चौथी लाइन में 7 लाइनें दिखी। मतलब इतना सब कुछ बताने से अच्छा मैं सिंपली ये बता दूं, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिस्कवरी है ये स्टार्क के एक्सपेरिमेंट से आई, बस सिंपल सी बात। और स्टार्क के इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा
एस तो अकेला है कोई बात नहीं, लेकिन जब पी की बात करें तो पी में 3 से होता है, एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इस तरीके से जब हम डी की बात करते हैं तो डी में अलग होता है। अब जरा एक बार इसी चीज को ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लाइनें दिख रही है ना, सबसे इस तरफ जो लाइनें दिखी, ये लाइन बोहर ने देखी थी, उन्होंने सेकंड वाले में एक लाइन ऐसे देखी, थर्ड वाले में एक लाइन देखी, ठीक है। बोहर के बाद मैंने आपको क्या बताया, कौन आया था, पहला एक्सपेरिमेंट बोहर की बात किसने की थी, जीमैन ने। जीमैन ने देखा कि पहले लाइन में 2 लाइनें उन्हें दिखी और तीसरी लाइन में 3 लाइनें थी, पहले वाले में तो एक ही थी, उसको छोड़ो, एक ही थी, वहां आखिरी तक एक ही रहेगी, उसे आप कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ो, ये आखिरी, इसे हटा दो। ये लाइनें आप फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये जो लाइनें इधर हैं ये बोहर ने देखी, ये लाइनें जीमैन ने देखी और ये स्टार्क ने देखी अपने एक्सपेरिमेंट से। आप चाहें तो ये बनाते समय आप देख लेंगे। जीमैन का एक्सपेरिमेंट n = 1, n = 2, n = 3 बताता है। स्टार्क की पहली बात फिर से मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि दिमाग में ये बात जानी चाहिए। जीमैन ने पहले बोहर ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उन्होंने एक लैंप लिया, हाइड्रोजन लैंप, और उस लैंप को प्रिज्म से उस लैंप से निकलने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराया। प्रिज्म एक स्क्रीन पर देखा, लाइन ऐसे दिखी, तो उन्होंने इसको 1, 2, 3 या KLM नाम दिया। फिर से उसी सेम एक्सपेरिमेंट को जीमैन ने किया। जीमैन ने उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बीच में बस हाइड्रोजन से निकलने वाली लैंप से प्रिज्म तक जाने वाले से के बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उन्होंने पहली लाइन तो एज इट इज देखी, स्क्रीन के ऊपर जो लाइनें बन रही है उसकी बात कर रहा हूँ, वो पहली लाइन वैसे ही दिखी, लेकिन जो दूसरी लाइन थी वो S2 लाइन दिखी, मतलब दूसरे वाले में 2 लाइनें दिख गई। तब उन्होंने कहा कि पहले को 1s और दूसरे को 2s और 2p नाम दे देते हैं, यानी कि इस सेल के अंदर सबसेल पाया गया। पहले के अंदर सिर्फ अकेला सबसेल है, दूसरे के अंदर 2 सबसेल है, और तीसरे में उन्होंने 3 लाइनें दिखी, तो उन्होंने कहा तीसरे के अंदर 3 सबसेल है, ये सेल है, ये सब सबसेल है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को वापस से स्टार्क ने किया। स्टार्क ने क्या किया, अब इस बार उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी। फिर उन्होंने देखा कि पहले वाले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा एक अकेला है, चलो इसमें कोई सबसेल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऑर्बिटल नहीं। लेकिन अगर दूसरे वाले की लाइन को उन्होंने सिंपल देखा ऐसे, तो उन्होंने इसको बोला ठीक है इसमें भी एक अकेला ऑर्बिटल है 2s। लेकिन जैसे उन्होंने इसके ऊपर वाली लाइन को देखी, सेकंड लाइन को, उन्होंने देखा सेकंड लाइन में 3 लाइनें दिख रही उन्हें, शायद इसको जोर दूर से देखने की वजह से एक लाइन दिख रही थी। तो यहाँ पे जो 3 लाइनें दिखी तो उन्होंने कहा कि यार P में 3 ऑर्बिटल होंगे। याद रखें, ऑर्बिटल की डिस्कवरी स्टार्क के इस एक्सपेरिमेंट से हुई, उन्होंने 3 ऑर्बिटल बताए। फिर उन्होंने तीसरे वाले को ध्यान से देखा, तो वही इसमें अकेला है, तो यानी कि इसको 3s नाम दे दिया, उन्होंने कहा अकेला ऑर्बिटल होगा। दूसरे वाले में फिर से उन्हें 3 दिखा, तो उन्होंने कहा कि 3p है और p में 3 ऑर्बिटल है। फिर उन्होंने 3d को ध्यान से देखा, उसमें 5 दिखा, तो उन्होंने कहा कि 3d के कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। फिर से देखें, 1s में एक अकेला ऑर्बिटल है, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे p में भी 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। इसी तरीके से आप इसको जरा ध्यान से नोट करें, सारे पॉइंट को फटाक से नोट कर लें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे तुरंत इसी टाइम पे n = 4 के लिए लाइनें बना के दिखाएंगे। यही सेम n = 1, n = 2, n = 3, इसी तरीके से n = 4 के लिए आप बनाएंगे। ये आपका काम है, जिनका बन जाए वो मुझे बता देंगे कि सर मेरा हो गया, n = 4 के लिए भी वो अपने आप बनाएंगे। ओके, तो तुरंत आप मुझे बताइए, जो भी आपने दिखाया तुरंत बता दीजिए एक बार कितना होगा। 1 2 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 3 5 7। आशीष ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया 1 3 5 7। शाबाश, 1 3 5 7। तो ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने फटाक से। आपको मैं बता रहा हूं, ये जो पहला वाला आप ऊपर लिखेंगे, ये जो पहला वाले लाइनें दिख रही है किसने दिया, बोहर ने। दूसरी लाइनें किस एक्सपेरिमेंट से पता चला, दूसरी लाइन किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला,
बताइए। जीमैन के एक्सपेरिमेंट से। तीसरी लाइन किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला? स्टार के एक्सपेरिमेंट से। ओके, जीमैन की एक्सपेरिमेंट बेटा ZEE है। जी मैन और वो रामन और ये वाला नहीं, ZEE जी मैन इस पे एक्टिव है। ओके ठीक है, तो मिला जुला के मेरे कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी किसने की थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया था? बोर ने। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके इफेक्ट से डिस्कवर हुआ? किसके एक्सपेरिमेंट से? आपने कहा जीमैन के एक्सपेरिमेंट से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ? स्टार्क के एक्सपेरिमेंट से। ओके, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। ये देखिए, है ना मजेदार चीज। आप देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ml -l से लेके +l तक। ml -l से लेके +l तक। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब होगा? अगर n की वैल्यू l, देखिए ml की वैल्यू 0 यानी कि s रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे कुछ ऐसे चलेगा 0 1 2 ऐसे चलेगा। और यहां पे हम बात करेंगे ये किसके लिए है? l = 2 की बात कर रहे हैं। l = 2 इसका मतलब किसके लिए हो गया होगा? कौन से सबसेल के लिए होगा जरा बता दीजिए। l = 2 कौन से सबसेल की बात कर रहा है? s p d या f? डी के, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी के लिए बात कर रहा है। बहुत सही, शाबाश बेटा, डी। तो यानी कि l = 2 यानी कि क्या लिख देंगे यहां? डी सबसेल। डी सबसेल के लिए अब देखिए m की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 0 +1 +2 इस डायरेक्शन में है, और नीचे वाले डायरेक्शन क्या होगा? 0 -1 -2, यानी कहां से कहां तक? +2 से लेकर के -2, या आप कह सकते हैं -2 से लेकर +2 तक। l = 2 है और -2 से लेकर के +2 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? -2 से लेकर के +2 तक जा रहा है। तो ml की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा? -l, आगे 0 और +l। -l से 0 से होते हुए +l तक की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन 2l+1। अगर l की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने होंगे? जरा बताइए। l की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने होंगे? 2 × 2, 2 2 जा 4 +1 5। जरा काउंट कर लेते हैं, क्या 5 है? 1 2 3 4 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5 ओरिएंटेशन है। तो आप जरा ध्यान से देख लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन दिस इज इक्वल टू 2l+1। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है 2h h 0 -h -2h, आप ये देख पा रहे हैं एक लाइन में लिखा हुआ है, ये एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लिखें एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू √l l+1 इंटू h/2π। एंगुलर मोमेंटम का स्लाइड क्लियर नहीं है भैया? मेरे में तो पूरा क्लियर आ रहा है बेटा। अनन्या ने बोला है सर द स्लाइड इज नॉट क्लियर। बेटा मेरे में तो पूरा क्लियर आ रहा है, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू √l l+1 दिस इज इक्वल टू l l+1 h/2π। नीचे लिखा हुआ है, आप उसे जरा ध्यान से देख लें। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है l l+1 h/2π। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हो जाए तो आप मुझे बता देना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन भी देख लिया, और वो है 2l+1। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ओरिएंटेशन होंगे? और एंगुलर मोमेंटम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं √l l+1 h/2π।
ठीक है, चलिए फटाफट में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन की बात करेंगे। इफ L इक्वल्स टू 0 देन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन कितना होगा 1। ठीक है, इफ L इक्वल्स टू 0 है तो ये होगा, और उसके लिए यानी कि आप देखेंगे इसका जो ओरिएंटेशन होगा L इक्वल्स टू 0 के लिए ml की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होगी और साथ ही साथ ml की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओरिएंटेशन में वैल्यू डाल करके पुट करके देख लिया। सबसे पहले आप देख लें s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0, ml की भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसी तरीके से मैं अगर आपको p ऑर्बिटल के लिए लिखूं तो p के लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो आप फटाक से आप देख सकते हैं p के लिए n की वैल्यू 1। अगर मैं p के लिए n की वैल्यू 1 डालूं तो आप देखेंगे m की वैल्यू जो आएगी वो 3 ओरिएंटेशन दिखाएगा। 3 ओरिएंटेशन 1 0 एंड -1 0 एंड +1। यहाँ पे -1 है, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप यहाँ -1 लिखते हैं। -1 0 एंड +1। आप देखिए वो 3 ओरिएंटेशन कौन कौन से है। आपने कहा सर -1 0 एंड +1। -1 जहां पे दिखे समझ आना वो कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा है, px ऑर्बिटल की बात कर रहा है। 0 किसकी बात कर रहा है, py ऑर्बिटल की बात कर रहा है। pz किसकी बात कर रहा है 1, यानी कि अगर कहीं 1 लिखा है तो कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा है, pz ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो -ml इक्वल्स टू -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, px को। ml इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को, py को। ml इक्वल्स टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, pz को। आप जरा ध्यान से देख लें, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और उसके बाद हमने देखा कि ये ml -1 0 +1 पे पहुंच गया। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 था तो सिर्फ यही दिख रहा था, लेकिन अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया तो हमें इसको 3 तरीके से देखा, 0 -1 एंड +1। दैट मींस L इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू 1 0 -1 0 एंड +1। जल्दी से इसे नोट करें, हो जाए तो आप तुरंत मुझे बता देंगे। और जिन लोगों को लगता है कि वो अभी नोट नहीं कर सकते वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। L इक्वल्स टू 2 के लिए तुरंत फिर से मैं बात करने वाला हूं। L इक्वल्स टू 2 के लिए बताइए ml की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 +2 +1। कितने ओरिएंटेशन, 5 ओरिएंटेशन। इन 5 ओरिएंटेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सारे 5 ओरिएंटेशन यही हैं। n इक्वल्स टू 2 इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ जरा मुझे बताइए। L इक्वल्स टू 2 SPDF में किसकी बात कर रहा है, D की बात कर रहा है, यानी कि D के कितने ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशन है। कुछ इस तरीके से 5 ओरिएंटेशन आपको D दिख रहे हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि ये किसके लिए है, -2 -1 0 +1 +2। तो इसलिए D के कितने ओरिएंटेशन हो गए, 5 ओरिएंटेशन। -1 -2 -1 0 +1 +2। इसी तरीके से क्या आप मुझे F के ओरिएंटेशन बता सकते हैं, कितने ओरिएंटेशन होंगे, 7। बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से F के 7 ओरिएंटेशन होंगे। और फिर आखिरी में आपको ये टेबल बना लेना चाहिए मेरे ख्याल से कि कौन कौन से ऑर्बिटल है, कौन कौन सा ओरिएंटेशन। इसके पहले आप, मैंने सिर्फ FGH के लिए बनाया, आप इसके पहले SPDF से स्टार्ट करेंगे। SPDFGH। S के लिए कितने ओरिएंटेशन था, 1। P के लिए कितने ओरिएंटेशन थे, 3। D के लिए कितने ओरिएंटेशन थे, 5। F के लिए कितने ओरिएंटेशन होंगे, 7।
J के लिए कितने ओरिएंटेशन होंगे 9, H के लिए कितने ओरिएंटेशन होंगे 11। इसी तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी और टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ये टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ऑड नंबर में बढ़ रहे हैं, इवन नंबर में नहीं बल्कि ऑड नंबर में बढ़ रहे हैं। तो 1 3 5 7 9 11 आप ये पूरा टेबल बना लेंगे कौन सा ऑर्बिटल है और उसका टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन का फॉर्मूला आपको पता है 2n+1। फटाफट आप टेबल तैयार कीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई ओरिएंटेशन का कोई सिंबल नहीं है। ओरिएंटेशन दैट मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके ठीक है, तो अब तक आप समझ चुके होंगे। अगर मैं बात करूं डीजनरेटेड ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है। आपके पास यहाँ पे px py pz तीन ऑर्बिटल s के जो दिख रहे हैं वो तीन डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। इसी तरीके से d के कितने डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगे 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगे और f के कितने डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगे 7 डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं s के 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल जिनके एनर्जी लेवल सेम हो। इसी तरीके से p के s के एक सिंगल डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, p का 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल है px py और pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है। इसी तरीके से d के 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं, अभी नाम आगे आपको बता दिया जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं dxy dyz dzx dx2 y2 एंड dz2। ये सब जो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल है इन सबकी एनर्जी सेम है। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। एट लास्ट आप लोग ये टेबल बनाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1, उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 0। 0 किस सेल को रिप्रेजेंट करेगा s सेल को। इसके लिए टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा 0। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 2 के लिए, तो t के लिए क्या होगा 2, 0 एंड 1, 0 s को 1 किसको p को। तो इसके लिए s के लिए तो 0 होगा, p के लिए 3 होते हैं ना, -1 0 +1। इसी तरीके से 3 की बात करें तो 0 1 2 spd। अच्छा s के लिए तो 0 हो गया, p के लिए -1 0 +1 एंड d के लिए -2 -1 0 +1 +2। जस्ट लाइक दैट 4 के लिए हम बात करें तो 0 1 2 3 spdf। s के लिए 0, p के लिए -1 2 +1, d के लिए -2 2 +2, f के लिए -3 2 +3। अगर इसी तरीके से 5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 के लिए spdfg, और वहां पे आखिरी वाले -4 से लेके कहां जाएगा +4 तक चला जाएगा। तो जल्दी से इस टेबल को आप नोट करें। टेबल क्लियर है, अच्छे से आप इसे नोट कर लें। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ लिए। पहला क्वांटम नंबर एनर्जी को बताएगा, दूसरा क्वांटम नंबर शेप को बताएगा और तीसरा क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन। फिर से बता रहा हूं फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है एनर्जी बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है शेप बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है ओरिएंटेशन, यानी कि कौन से एक्सिस पे है वो, उसका ओरिएंटेशन बताता है। फिर से सुने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शेप बताता है, और सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। क्या सारी मेरी बातें सबको क्लियर हैं? आप इस बात को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए लिखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे एरो बना के लिखेंगे, एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एरो बना के लिखेंगे, शेप रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एरो बना के लिखेंगे, ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब के बावजूद एक लास्ट क्वांटम नंबर अभी भी बचा हुआ है। सेल सब शेल ऑर्बिटल के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सारी चीजों के बाद हमें ऐसा फील हो रहा है, देखिए
जरा पहले वाला मॉडल और अब वाले मॉडल में थोड़ा सा अंतर दिख रहा हो। पहले इस तरीके से के सेल अकेले एक लाइन बनी हुई थी, इस बार के में अकेले लाइन तो बनी हुई है, लेकिन एल की जब बात करेंगे, एल के 2 लेयर हैं, एम के 3 लेयर हैं, एन के 4 लेयर है। जरा देखें लेयर, जरा ध्यान से देखें कि पहले वाला जो लेयर है वो 1 लेयर है, सेकंड में 2 लेयर है, थर्ड में 3 लेयर है और फोर्थ में 4 लेयर आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से जब फिफ्थ की बात करेंगे तो 5 लेयर दिखेंगे, सिक्स्थ की बात करेंगे तो ऐसे ढेर सारे लेयर होते चले जाएंगे। क्या अब तक आप लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा, यानी एटम दिखने में कैसा दिख रहा होगा? मैं उम्मीद करूंगा कि अब तक चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट ना करें। फाइनली आप सब लोगों को एटम के फाइनल स्ट्रक्चर के बारे में चीजें पता चल गई। ये है आपका एटम का फाइनल स्ट्रक्चर। वो अलग बात है कि अभी थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, वो अलग वो तो बात की बात है। ये आपको फाइनल स्ट्रक्चर आपको दिखने लगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये है आपका एटम, घूमता हुआ एटम, मुस्कुराता हुआ एटम। सोचो कितना मुश्किल होता है इस चीजों को समझने के लिए जो इतनी बार फेल हो चुका है। अब जाकर के आखिरी में, जो सबसे आखिरी में स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करें, यहां पे स्पिन क्वांटम नंबर के लिए 2 साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज एंड सैमुअल। इन दोनों ने मिलकर के स्पिन क्वांटम नंबर दिया था। स्पिन क्वांटम नंबर सबसे लास्ट में आया था। मैं आपको फिर से बता दूं, ये स्क्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नहीं निकला था, वो तो तीन ही क्वांटम नंबर निकले थे, प्रिंसिपल, एजीमोथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये एजीमोथल के उस स्क्रोडिंगर के उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये 3 क्वांटम नंबर निकले, लेकिन इन 3 क्वांटम नंबर को पहले एक्सपेरिमेंट से बताया जा चुका था। वो अलग बात है कि सॉल्व करके जब ये रिजल्ट निकले तो हम लोगों ने कंफर्म कर दिया। लेकिन आखिरी में अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करूं तो इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के लास्ट में सबसे एक नए क्वांटम नंबर की रचना की थी, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। उस स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आपने कभी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को घूमते हुए देखा है? सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो 2 तरीके से घूमती है। एक वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और दूसरे वो सूर्य के चारों तरफ की चीज कुछ इस तरीके से घूम रही होती है, जो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। और इन 365 दिनों के वजह से 4 टाइप के मौसम आते हैं, वो वेदर चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अर्थ 2 तरीके से घूम रही है, एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, एक रोटेटरी मोशन कर रही है। इसी तरीके से दिन रात का होना और ईयर का चेंज होना, यानी कि वेदर का चेंज होना जिस तरीके से हो रहा होगा, शायद इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हो। जरा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसी तरीके से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन और अर्थ को, तो ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस कुछ और नहीं, जस्ट लाइक अ सन। मैं आपको क्या बताया, आज से हजारों साल पहले यूनिवर्स की पूरी रचना, किस तरीके से यूनिवर्स बना हुआ है, आदि महायोगी ने इसको अपने अंदर योग के माध्यम से अंदर ही देख करके, झांक करके सारी चीजें बता दी। क्योंकि हमें जब बहुत बड़ी चीज हम ना देख पाए, जो चीज हमें दिखाई ना दे, हम उसे समझ ना पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, छोटी चीजों को देखना चाहिए। क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स सिमेट्रिक के रूल को फॉलो करता है कि जिस तरीके से माइक्रो पार्टिकल होंगे, शायद उस तरीके से मैक्रो पार्टिकल भी हो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। देखें, इससे थोड़ा सा आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है। सबसे आखिरी में हम बात करने वाले जो स्पिन क्वांटम नंबर को, अर्थ जब रोटेट कर रहा होता है कुछ इस तरीके से, तो उसके अंदर बहुत सारे फील्ड जनरेट होते हैं। अब उसका रोटेशन 2 तरीके का, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अर्थ
जब दो टाइप के रोटेट कर सकता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है। जब भी हम अर्थ के बारे में बात करें, हम लोग देखें हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सारी चीजें न्यूट्रल है, पूरा वर्ड न्यूट्रल है। यानी कि अर्थ जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसी तरीके से एक एंटी अर्थ भी होगा जो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहा होगा। अंतर सिर्फ इतना है, जिस तरीके से आपने मैटर और एंटी मैटर के बारे में सुना होगा, मैटर दिखाई देता है, एंटी मैटर दिखाई नहीं देता, जस्ट लाइक अ पैरेलल। अगर आपने स्ट्रेंज थिंग नाम की मूवी देखे हो, एक वेब सीरीज है, तो अपसाइड डाउन करके उसमें दिखाया गया है। यानी कि जिस तरीके से यूनिवर्स होता है, एक यूनिवर्स जो मैटर होता है, मैटर से मिलकर बना होता है, जो हमें दिखाई देता है, वहीं पे एक पैरेलल यूनिवर्स होता है जो एंटी मैटर से बना होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। एंटी मैटर बोलते हैं उसे, एंटी अर्थ बोलेंगे। एंटी अर्थ हमें दिखाई नहीं दे रहा है और अर्थ हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारे साथ उसे पैरेलल यूनिवर्स से कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड से कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, एक क्लॉकवाइज घूमने से और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने से। यानी कि क्लॉकवाइज वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से, देखिए यहां से निकल रहा है और यहाँ पे अंदर आ रहा है। आप देखेंगे देखें, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा। जो क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा उसे +1/2 से लिखेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा -1/2 से। याद रखें, ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड का हाफ पोर्शन क्लॉकवाइज में होगा, हाफ पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज में, हाफ पोर्शन प्लस के तौर पे घूम रहा होगा, हाफ पोर्शन माइनस के तौर पे घूम रहा होगा। इसीलिए हम लोगों ने इसे हाफ प्लस और हाफ माइनस से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। यानी अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया जाए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है, कुछ इस तरीके से। तो एक का स्पिन डाउन होता है, एक का स्पिन अप होता है। मेरे ख्याल से आप लोग इसे समझ चुके होंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो या तो आप इसे नोट करें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप करें, सारी चीजें आपकी मर्जी। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस अप और डाउन की वजह से आप कहेंगे कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने आपको पूरी तरीके से एटम का एक सही और सटीक, पूरा अच्छे से सटीक मॉडल दिया। वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड था, याद कीजिए, ये वेव फंक्शन के बारे में मैंने हम लोगों ने डिस्कशन की थी इसके पहले वाले क्लास में। उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं होता था, लेकिन ये सारी चीजें होती थी। उसकी एक साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, फटाफट आप लोग इसे देख लीजिए एक बार। अब मेरे ख्याल से आप सब इसको रिवाइज कर चुके होंगे और सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, वापस से रिवाइज नहीं कराऊंगा, सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। आप एक बार जितनी भी चीजें अभी पढ़ाए हैं, तुरंत के तुरंत आप इसे फटाक से अपनी कॉपी में पेज पलटे और जितने टाइप के क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ाया, वो सारे क्वांटम नंबर एक बार देख लीजिए, ताकि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं सारी चीजें। चेक कीजिए, जहां पे जो चीजें ना आए आप उसे समझने की कोशिश करिए और मुझसे पूछिए। ठीक है,
आपके पास 2 मिनट है, आप जल्दी से इन सारी चीजों को देखिए और पूछिए, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ा दूंगा। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शेप ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटर, शेप एंड एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटर। फटाक से सब लोग हेडिंग डालें, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो फटाक से सब लोग हेडिंग डालें, शेप एंड एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटर। हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ लिए, 4 टाइप के क्वांटम नंबर थे, उन सबको पढ़ लिया अच्छे से। अब हमारा अगला टॉपिक है शेप्स एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, उसका एनर्जी क्या होता है। उसके लिए मैंने फिर से आपको सारी चीजें याद दिला दूं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, यही आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। अगर मैं इसको एक सर्कुलर पाथ में घेर देता हूं तो इसी सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, शायद ऐसा आप लोगों को बताया गया है। तो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पाए जाने के चांसेस हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, हमें इन्हीं ऑर्बिटल के बारे में बात करना, इनके शेप के बारे में बात करना, इनकी एनर्जी के बारे में बात करना। तो फटाक से हेडिंग डालें ऑर्बिटल और लिखें द स्पेस where maximum chance of finding electron or maximum probability of finding electron, the space where maximum probability of finding electron is known as orbital. वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वही ऑर्बिटल कहलाता है। आप देखेंगे पास में स्टार्टिंग में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, एक स्फीयर जो हमारा हमने बनाया है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। अब जरा देखिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन को, जब एस ऑर्बिटल के बारे में बात किया था तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑर्बिटल वेव फंक्शन को जब हमने देखा तो हमने n=1 के लिए देखा और n=2 के लिए देखा। जब n=1 के लिए देखा, देखें शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहला जो ग्राफ आपका बनेगा वो ये बनेगा, नीचे लिखेंगे ऑर्बिटल वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल, ये ऊपर हेडिंग होगा। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है वो n=1 के लिए है, और ये वाला जो ग्राफ है वो n=2 के लिए, यानी कि ये 1s के लिए है और ये 2s के लिए। ठीक है, आप हेडिंग क्या डालेंगे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल, n=1 के लिए, n=2 के लिए। आप चाहें तो 3 और 4 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। देख लिया बेटा, जल्दी बताए, क्या आपने नोट कर लिया? थक तो नहीं गए सब? ओके, सब लोगों ने बना लिया? ठीक है, अब इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का मतलब मैं समझा देता हूं। याद कीजिए, जब हमने साई और साई स्क्वायर में ग्राफ बनाया था, याद कीजिए थोड़ी देर कल, आज वाले नहीं, इसके पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में ग्राफ बनाने की बात की थी, और उस टाइम पे मैंने 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया था। जब मैंने ये ग्राफ उसके लिए बनाया तो उस टाइम पे हमने उसके स्क्वायर के लिए भी बनाया था ग्राफ। तो आप जरा ध्यान से देखें, आप जो ग्राफ अभी साई के लिए बनाए थे वो, और अभी आप नया ग्राफ बनाए साई स्क्वायर के लिए,
उसी के नीचे, साई के नीचे, साई वाले ग्राफ के नीचे आप साई स्क्वायर वाले ग्राफ को बनाए। यहाँ पे 2s के लिए जो आपने साई वाला ग्राफ बनाया था उसके नीचे साई स्क्वायर वाला आप ग्राफ बनाए। आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं मैं, पहले आप ग्राफ को बना लें उसके बाद बताऊंगा। जो ग्राफ अभी साई का बनाया था ऊपर, साई वर्सेस आर, अब आपको क्या करना है, साई वर्सेस साई स्क्वायर वर्सेस आर बनाना है, साई स्क्वायर वर्सेस आर बनाना है। दोनों ग्राफ एज इट इज इसी ग्राफ जो इसके पहले आपने ग्राफ था उसी ग्राफ के नीचे आपको ये ग्राफ बनाना है, जो पहले ग्राफ था उसी ग्राफ के नीचे आपको ये ग्राफ बनाना है। जब बन जाए तो आप मुझे बता देना, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ऊपर है। जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। जैसे कंप्लीट हो जाए आप मुझे बता देना। आर, ओके, ये जो आर है ये नैनोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है। आप देखेंगे न्यूक्लियस से लेके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस तो वैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप एज इट इज नोट कर लें। आर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आगे बढ़ने पे, या आप कह सकते हैं एक ऑर्बिटल का रेडियस। जब ये नोट हो जाए तो आप मुझे बता देना ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके, तो मैं इसे अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोगों ने नोट कर लिया। देखें, आप जरा इस वाले ग्राफ को देखें। मैं आपको ऑलरेडी बता रखा था साई कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का नहीं था, लेकिन जैसे मैंने साई स्क्वायर किया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। याद आएगा या सबको याद आ गया ना? मैंने बोला था साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस। तो जैसे जैसे मैं ये न्यूक्लियस आर इक्वल टू 0 का मतलब न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से मैं दूर जा रहा हूं, आप देखें ये ग्राफ स्टार्ट यहां से हुआ है, न्यूक्लियस से नहीं स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे, न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस थे। यानी कि फाई स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा थे। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, 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 और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हो गए। ये किसके लिए है? 1s के लिए। ये किसके लिए है बेटा? ये 1s के लिए है। देखें ये ग्राफ किसके लिए है? 1s के लिए। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो गए? 0, है ना? और उसके बाद 0 ही रहा, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे। अब 2s के बारे में बात करते हैं। 2s में भी सेम यही, स्टार्टिंग वहीं से होती है, न्यूक्लियस से थोड़ी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस धीरे धीरे घटते गए, घटते गए, घटते गए। ओके, एक टाइम आया जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बिल्कुल भी 0 हो गए।
लेकिन हम हार नहीं माने, हम अभी भी दूर जाएंगे। हम जैसे जैसे और दूर जाते गए, फिर से हमने देखा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ ये देखिए एक टाइम ऐसा आया इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस फिर से पीक पे हो गया, मैक्सिमम। और फिर जैसे आगे बढ़े इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस धीरे धीरे कम होते गए, 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 जीरो गए। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका नोडल सरफेस या नोडल प्लेन या नोडल स्पेस बोल सकते हैं इसे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, जीरो है। जरा आप मुझे बताइए क्या फर्स्ट टाइम पे 1s में ऐसा कुछ है? नहीं, कोई नोडल स्पेस नहीं, कोई नोडल प्लेन नहीं, कोई नोडल सरफेस नहीं। लेकिन अगर 2s के बारे में बात करें तो 2s में एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होते हैं उसको नोडल सरफेस या नोडल प्लेन बोलते हैं। नोडल सरफेस तभी यहाँ पे लिखेंगे पाया जाएगा, ठीक है। तो लिखें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, और इसके पहले जो मैंने आपको सरफेस दिखाया था वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मिनिमम थे। तो ये जो पीक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के चांसेस दो जगह पे, 2s में दो जगह पे मैक्सिमम है, 1s में सिंगल अकेला मैक्सिमम है, और मिनिमम भाई साहब उसमें तो कोई मिनिमम है नहीं, इसमें एक ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मिनिमम है या जीरो है। जरा आप इसको ध्यान से देख लें इस ग्राफ को, उसी हिसाब से आप इसका शेप बना पाएंगे, ठीक है। तभी तक 1s के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको पता चल चुके हैं, 2s के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको पता चल चुके हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीक कितने हुए, इसमें कितने नंबर ऑफ पीक हैं, 1 अकेला। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीक है, पीक का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस मैक्सिमम, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पीक आपको पता चला, ठीक है। तो अगर मैं 1s के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे 1s में जैसे जैसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम था, जैसे जैसे हम दूर जाते गए, दूर जाते गए, दूर जाते गए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होते गए, कम होते गए। उसी तरीके से n = 2 में नंबर ऑफ पीक 2 है, एक बार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो गया, जीरो हुआ, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए मैक्सिमम हुआ, जिसे स्मॉल मैक्सिमा, आगे आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, स्मॉल मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक बार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस जीरो हुए, फिर मैक्सिमम स्मॉल मैक्सिमम हुआ, उसके बाद वापस से जीरो हो गए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस। इस दो ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसका शेप तैयार कर सकते, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लें, यहाँ पे जब आपने ग्राफ बनाया तो आप इसको एरो बनाकर नोट करें, ये नोड है आपका, नोड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो, जीरो हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उससे नोड बोलेंगे। इसी तरीके से 3s का देखा, 1s का आपने देखा, 2s का आपने देखा। 2s में कितनी जगह पे गिर रहा है, एक जगह पे गिर रहा है, 1 में एक भी जगह नहीं गिरा है, 2s में एक जगह गिरा है, 3s में दो जगह गिरेगा, एक जगह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिर गया। देखें मैक्सिमम धीरे धीरे क्या हुआ, जीरो हुआ, फिर उठ के मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो हुआ। आप देखें जरा ध्यान से, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, तीनों ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करें। 1s में इलेक्ट्रॉन पहले मैक्सिमम पे था, फिर जीरो हुआ, फिर उठा ही नहीं कभी। 2s में एक बार मैक्सिमम पे था, जीरो हुआ, एक बार उठा, फिर से जीरो हुआ। 3s में मैक्सिमम था, जीरो हुआ, फिर से उठा, फिर से जीरो हुआ, फिर से उठा और फिर से गया। यानी कितने नोडल प्लेन यहाँ पे, दो, यहाँ पे कितने हैं, 1, और उसमें एक भी नोडल नहीं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड के बारे में आप देखेंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। स्टार पॉइंट बनाएंगे और ये 3s के लिए भी आप ये ग्राफ बना लें। आपने 1s के लिए बनाया, फिर आपने 2s के लिए बनाया, अब आप 3s के लिए बनाए। 3s के लिए ये ग्राफ अपने आप बना सकते हैं। 3s के लिए अगर आप बना दिए होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 4s के लिए भी अपने मन से बना सकते हैं। और तुरंत बताइए कितने नोड होंगे 4s में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 4s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, याशी ने आंसर दिया 3 नोड होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये कितनी बार, एक बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठ के फिर जाके गिरेगा, इस तरीके से। बिल्कुल सही आंसर सब लोगों का है। तो आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में 4s के लिए भी सारी चीजें बना लें और उसके बाद स्टार पॉइंट बनाएं, ठीक है। 1s 2s आपने बना लिया, अब आप 3s बना लीजिए और 4s बना लीजिए। 1s 2s ऐसे बनाया था, फिर 3s 4s के लिए भी बना लीजिए आप।
ग्राफ बना लीजिए फटाक से। सर ऑर्बिटल के शेप में कोई नोड नहीं होता, बिना नोड के शेप नहीं बता सकते बेटा। पहले नोड पता करेंगे तभी हम बता पाएंगे शेप कैसे होगा। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो फिर आपको स्टार पॉइंट बना करके नीचे वाली लाइन नोट कर लेनी चाहिए। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एस ऑर्बिटल दिस इज इक्वल टू n-1। आपको पता है n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियल नोड या आप इसे ब्रैकेट में लिख देंगे नोडल सरफेस। अगर कहीं किसी बुक में नोडल सरफेस लिखा हो तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रेडियल नोड और नोडल सरफेस बोथ आर सेम थिंग। नोट हो गया? जब नोट हो जाए तो आप मुझे बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो मेरे ख्याल से इस ग्राफ की हेल्प से आप लोग ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हैं कि S1s 2s 3s 4s का ऑर्बिटल शेप किस तरीके से होगा। सबसे पहले 1s का ड्रॉ करने जा रहा हूं। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 0। 2s में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1। और 3s में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 2। तो एक एक के शेप को जनरेट करेंगे। ओके, हम सबसे पहले 3s का शेप जनरेट कर चुके हैं। 1s 2s के शेप्स अपने आप इसी में आप समझ जाएंगे। जरा आप मुझे बताइए, यहां से चला और आगे तक एक बार पहले मैक्सिमम था, धीरे धीरे 0 होता गया, और यानी कि ये पहला किसके लिए है? 1s के लिए। एक बार भी इसमें नोट 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s में एक बार मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे मिनिमम हो गया। देखिए ये ऐसी जगह है जहां पे ये थोड़ा सा भी नहीं है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि यहाँ पे चांसेस 0 है। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस बढ़ रहे हैं और एक टाइम पे फिर बढ़ गए और फिर आगे होके 0 हो गए। यानी कि 1s में ये दोनों लाइनें नहीं होंगी, सिर्फ ये होगा। 2s में ये तो होगा ही, साथ साथ ये भी होगा, ये नहीं होगा। 3s में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब आइए देखते हैं, जब 1s में सिर्फ ये होगा तो एक भी ऐसी खाली जगह नहीं दिख रही, यानी कि नोड 0 है। 2s में ये दोनों होगा और एक ऐसी जगह दिख रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे, यानी कि नोड 1 है। 3s में आप देखेंगे ये और ये इस तरीके से पूरा दिख रहा है, और दो ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हैं, यानी कि नोड आपका 2 है। ऐसे क्लियर आपको दिख रहा है सारी चीज। अगर मैं इसे जूम करके देखना चाहूं, चार्ज क्लाउड डायग्राम है ये, अगर मैं इसे जूम करके देखूं तो शायद आपको दिख जाए। इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के आगे आने पे आप देखें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है, फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होके फिर कम होने लगे, और एक टाइम आया फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हो गए। फिर जैसे जैसे हम आगे गए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, देखो इलेक्ट्रॉन मिलने लगे हैं, धीरे धीरे कम मिल रहे हैं लेकिन मिलने लगे। फिर एक टाइम आया जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस फिर से क्या हो गए?
जीरो हो गए। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं चार्ज क्लाउड डायग्राम, दिस इज नोन एज, या इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है। आप मेरे ख्याल से 1s 2s और 3s के लिए सारे पॉइंट्स, सारे डायग्राम या ऑर्बिटल का शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम है एस ऑर्बिटल के लिए। ये 1s ऑर्बिटल के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिख रहा है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। उसी तरीके से पी ऑर्बिटल के बाउंड्री सरफेस डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, डी ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, और एफ ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम तो ऐसा है कि आप समझ ही नहीं सकते कैसा है, बहुत ही मुश्किल से आप समझ पाएंगे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये आपके एस पी डी एफ के बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत कमेंट करेगा और पूछ लेगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर मैं एस के बारे में बात करूं तो एस में चाहे एक्स एक्सिस से देखें उसको, चाहे वाई एक्सिस से आपको देखें, और चाहे जेड एक्सिस से देखें, आप तीनों एक्सिस से देखेंगे तो आपको सिमेट्रिकल दिखेगा। और अगर वो सिमेट्रिकल दिख रहा है इसका मतलब एस ऑर्बिटल कैसा है, सिमेट्री है। एस और 1s और 2s में जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 2s का शेप 1s से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसी तरीके से 3s का और ज्यादा बड़ा और 4s का और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। क्यों होगा, ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है, क्योंकि 1s में कितने नोड हैं, 0 नोड हैं, एक भी नोड नहीं, सिर्फ सेंटर वाला है। 2s में एक सेंटर वाला तो है ही, उसके बाद एक और स्फीयर आ रहा है, यानी कि 2 लेयर स्फीयर के हैं। जब मैं 3s के बारे में बात करूं तो 3 लेयर स्फीयर के हैं, और जब मैं 4s के बारे में बात करूं तो स्पेस के जो स्फीयर के 4 लेयर आपको दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे लेयर बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे इसका शेप बढ़ता चला जाएगा। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल शेप। और साइज आप देखेंगे तो 1s 2s 3s 4s में 4s का साइज सबसे बड़ा है, या अगर 5s की बात करेंगे तो 5s का साइज 4s से भी ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। अब एस ऑर्बिटल के नंबर ऑफ नोड्स एंड साइज एंड एनर्जी के बारे में समझना चाहिए आप लोगों को। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, साइज एंड एनर्जी दोनों बढ़ते चले जाएंगे, साइज भी बढ़ता चला जाएगा और एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा। स्टार पॉइंट बनाए और लिख लीजिए। जैसे जैसे प्रिंसिपल सेल बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती चली जाएगी, साइज भी बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Size and orbit energy of orbital increases with increase in principal quantum number। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते जाएंगे साइज और एनर्जी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। जरा पी ऑर्बिटल को ध्यान से देखिए। पी ऑर्बिटल को समझना थोड़ा सा एस ऑर्बिटल से ज्यादा मुश्किल है। पी ऑर्बिटल का जब हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखा
तो वो कुछ इस तरीके से दिखा, यानी कि आप देखेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0, कुछ इस तरीके से देखें। तो इसका मतलब न्यूक्लियस से एक तरफ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, और जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसे नोडल प्लेन का नाम दिया गया है। आप पहले चीजों को ध्यान से देख लें, फिर लिखने के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है। वैसे नोट्स तो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर ही चुके हैं, तो लिखने के लिए फिर भी मैं बता दूंगा क्या लिखना है। तो एक ऐसा प्लेन, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जेड एक्सिस पे ये ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, यानी कि जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, तो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, तो कौन सा एक्सिस आपका नोडल प्लेन होगा? एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन जो होगा वो आपका नोडल प्लेन हो जाएगा, यानी उस एक्स वाई प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्बिटल के बारे में बात करूं और ऑर्बिटल L = 1, ध्यान से देखें, अगर L = 1 है, क्योंकि आपको P की बात कर रहे हैं, तो P के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1, तो M की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है एंड +1 हो सकती है। तो अगर L = -1 है तो आप देखेंगे कि वो किस एक्सिस पे दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे दिख रहा है। अगर ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है तो नोडल प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन होगा। अगर ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे है तो नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स जेड प्लेन होगा। अगर ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे है तो नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। मेरे ख्याल से आप चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे कि नोडल प्लेन क्या होता है और P में कितने नोडल प्लेन होंगे। और अगर रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी जैसे जैसे मैं फिर से बताऊं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। 2p की एनर्जी लेवल 3p से कम हुआ है, यानी कि 3p की एनर्जी लेवल 2p से ज्यादा, 4p की एनर्जी लेवल 3p से ज्यादा एंड 5p की एनर्जी लेवल 4p से ज्यादा। तो जब ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल की बात किया जाएगा तो आप देखेंगे कि ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ऑर्बिटल का भी एनर्जी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। यहां पे अगर मैं किसी एक p के बारे में बात करूं, चाहे 2p का है, तो 2p में 3 होंगे, px, py और pz। px, py और pz के लिए ओके तो इस तरीके से आपने p ऑर्बिटल के बारे में देखा। तो p ऑर्बिटल का पोर्शन आपको जो दिख रहा है वो px, py एंड pz, ये इस तरीके से इसका एनर्जी लेवल दिख रहा है। यानी कि जब हम लोगों ने s ऑर्बिटल का शेप देखा तो कैसा शेप देखा था? स्फेरिकल। जब p ऑर्बिटल का शेप देखा तो p ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो डंबल शेप होगा। और यहाँ पे 3 p होंगे, px, py एंड pz। और px, py, pz में px के लिए ml की वैल्यू -1, py के लिए ml की वैल्यू 0 एंड pz के लिए ml की वैल्यू +1 होगी, कुछ इस तरीके से। और जब आप एनर्जी की बात करेंगे तो अगर किसी एक p के लिए हम बात करें तो उस px, py, pz की एनर्जी सेम होगी, बट अगर n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आप देखेंगे 3p, 4p एंड 5p में सबसे ज्यादा एनर्जी 5p की होगी, फिर 4p की, फिर 3p की, फिर 2p की, इस तरीके से एनर्जी होगा। अब जब हम उनका नोडल प्लेन के बारे में बात करें, नोडल सरफेस के बारे में बात करें, तो जरा आप ध्यान से देखें, 4p का जो शेप आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये आपका 3p का शेप है और ये है p का, 2p का। 2p में एक भी नोडल सरफेस आपको नहीं दिखा, लेकिन अगर आप 3p के बारे में बात करें तो ये आपको एक नोडल सरफेस आपको दिख रहा है, एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 है। इसी तरीके से 4p में 2 ऐसे चांसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या है? 0 है। तो अगर मैं नोड के बारे में बात करूं, रेडियल नोड के बारे में बात करूं, तो वो नोड की जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा n-2। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड p ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे? n-2 हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से।
और इसका ये शेप हो जाएगा 2p 3p 4p का शेप। इसी तरीके से अगर आप 5p के बारे में बात करेंगे तो एक लेयर और बढ़ा दीजिए 5p पे, तो 5p के लिए एक लेयर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2p के लिए कितने नोड? 0। क्यों? क्योंकि 2 - 2 0 हो गया। 3p के लिए कितने नोड? 2 - 2 1। इसके लिए कितने नोड हो गया? 2 नोड हो गया। तो फॉर्मूला आपके पास n-2 ये नोड हो गया। तो ये तो रहा आपका p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया। अगर मैं नोडल प्लेन के बारे में बात करूं तो px में नोडल प्लेन कौन सा होगा बताइए? px में x एक्सिस पे ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन क्या हो गया? yz। x को छोड़ करके yz नोडल प्लेन हो गया। अगर y एक्सिस पे py में y एक्सिस पे है तो नोडल प्लेन क्या हो गया? y को छोड़ दो xz। अगर pz के बारे में बात करें तो आपको पता है z को छोड़ना है, क्या है? xy, इसका नोडल प्लेन हो गया। तो नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो गया? 0 हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हैं तो उस प्लेन को हम नोडल प्लेन का नाम देंगे। तो यहाँ पे आपके सामने नोडल प्लेन, px के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? yz, क्योंकि x तो गायब कर दिया। py के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? zx, क्योंकि y गायब कर दिया। pz के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? yx, क्योंकि z गायब कर दिया। इस तरीके से ये आपको नोडल प्लेन दिख गया। तो हम लोगों ने s ऑर्बिटल का शेप पढ़ लिया, हम लोगों ने p ऑर्बिटल का शेप पढ़ लिया। अब हम लोगों ने नोडल प्लेन भी पढ़ लिया, नोडल सरफेस भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है d ऑर्बिटल का शेप, शेप ऑफ d ऑर्बिटल। लेकिन शेप ऑफ d ऑर्बिटल पढ़ने से पहले हम लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। नंबर ऑफ एंगुलर नोड दिस इक्वल्स टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। जितने एंगुलर नोड होंगे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ नोडल सरफेस देखा था, अब एंगुलर नोड के बारे में देखेंगे। ओके, पी के नोड उतने ही होंगे बेटा, बस शेप उनका बढ़ता चला जाएगा, चाहे 1s 2s 3p। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जरा आप ध्यान से देख लें, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये नोड है। अगर 2p के बारे में बात करें तो 2p में एक भी नोड नहीं है। 3p के बारे में बात करें तो 3p में कितने नोड है? एक नोड है। 4p के बारे में बात करें तो 4p में कितने नोड है? 2 नोड आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके 5p के बारे में बात करेंगे तो 3 नोड दिखेंगे। 6p के बारे में बात करेंगे तो 4 नोड। ऐसे अगर आपको नोड देखना है तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। n-2 ये हो गया आपका नोड। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज इसके बाद वाली लेक्चर में जो, यानी इसके बाद से, यानी कि इसके आगे से जो कुछ भी हमें पढ़ना होगा उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे। अभी फिलहाल मुझे जाना होगा, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप मुझे बता दीजिए, क्या आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया सबको, या जो भी कुछ नहीं समझ में आया वो सारी चीजें आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, मैसेज कर देंगे कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, उसको अच्छे से बता दिया जाएगा आपको। तो आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। ओके, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप भी क्या याद रखेंगे, 10 मिनट पहले आपको छोड़ दिया। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय।